हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो 4th यूनिट चल रही है जिसका चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, उस बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अब उन बहुत सारी चीज़ों में से मैंने बताया था कि टूल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, उन टूल्स में से एक टूल्स के बारे में हम एक या दो जितने भी हो सकते हैं हम देखते हैं टूल्स के बारे में। उन टूल्स में से एक टूल है जिसका नाम है प्रतिबंधन आणविक एंजाइम। हिंदी में लिख दिया, कंफ्यूज मत होना। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, REE। जो टूल्स बताएं 6-7 टूल्स, उन टूल्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है सारे टूल्स को। पहली कैटेगरी उस टूल की आती है एंजाइम। सबसे पहला क्या देखेंगे उसमें, एंजाइम के बारे में, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम फॉरेन डीएनए। तीसरा देखेंगे हम वेक्टर डीएनए। और चौथा और आखिरी देखेंगे हम होस्ट सेल, होस्ट या पोषक कोशिका। अब कुछ को लग रहा होगा कि सर ने कल तो 6-7 टूल्स या साधन बताए थे, तो उन 6-7 को इनके अंदर बांटा गया है। जैसे एंजाइम की बात करें तो एंजाइम भी 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पर अपने को मेन एंजाइम की आवश्यकता है कौन सा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। आपकी बुक में एक ही एंजाइम बताया है, वैसे 5 प्रकार के एंजाइम है। तो ऐसे ही फॉरेन डीएनए भी बहुत सारे हैं, वेक्टर डीएनए भी बहुत सारे हैं, होस्ट भी बहुत सारे हैं। और अभी हम वाहक या वेक्टर पढ़ेंगे इसके बाद, तो उस वेक्टर के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलती जाएगी एक के बाद एक। तो जो एंजाइम है उस एंजाइम में से 5 एंजाइम में से एक एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसको बायोटेक्नोलॉजी की केची या आणविक केची के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में कल बता चुका हूं आपको कि आर्बन, नाथन और स्मिथ ने इसकी खोज करी थी और उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सबसे महत्वपूर्ण खोज हुई है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम किस श्रेणी में आता है? क्लीविंग एंजाइम की श्रेणी में आता है। जो 5 प्रकार के एंजाइम है ना, उन एंजाइमों से एक एंजाइम है विदलन एंजाइम, उस श्रेणी में आता है ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और जो क्लीविंग मतलब होता है क्लीवेज मतलब होता है विदलन मतलब होता है कटना, फटना, टूटना, ठीक है। तो ये तोड़ने वाला एंजाइम है, तोड़ने का काम करता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में तोड़ना, जोड़ना यही चलता रहेगा, ठीक है, और नया बनाना। तो जो क्लीविंग एंजाइम या विदलन एंजाइम की कैटेगरी में आता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्लीविंग एंजाइम 3 प्रकार के हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। एक्सो बाहर पाया जाता है, एंडो अंदर पाया जाता है। रिस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंधन आणविक एंजाइम या सीमाकारी एंजाइम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीमाकारी एंजाइम। तो हम पढ़ेंगे किसको? सीमाकारी एंजाइम को, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रतिबंधन आणविक एंजाइम। साथ साथ में आपको यह भी बता दूं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीई में, मुख्य रूप से जीन का ही लेन देन करेंगे, हेरफेर करेंगे। किसका? जीन का हेरफेर। इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को जीन का हेरफेर भी कहा जाता है, जीन मैनिपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। आप याद रखना, जीन मैनिपुलेशन बोले या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोले, दोनों का अर्थ एक ही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का दूसरा नाम क्या है? जीन मैनिपुलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर ही जीन का आदान प्रदान, लेन देन, तोड़ फोड़, जोड़ सब हो रहा है, इसलिए इसका नाम जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक और नाम है जीन मैनिपुलेशन, जो कि बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, ठीक है। ये तो अपनी सामान्य बात हुई। मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन अपना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, वह डीएनए जो 2 भिन्न प्रकार के डीएनए को जोड़ करके बनाया जाता है, उस डीएनए के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है कौन? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है जो डीएनए के, ये डीएनए का खंड था पूरा, डीएनए के विशिष्ट स्थल को पहचानते, ये एंजाइम में रखा है, ये विशिष्ट स्थल को पहचानता है। ये वाला डीएनए है वाहक वाला डीएनए, और ये है फॉरेन डीएनए, ठीक है। फॉरेन डीएनए या बाहरी डीएनए, इसको और वेक्टर डीएनए, इन दोनों के डीएनए खंडों को आपस में जोड़ना है, ठीक है।
इस्चेरिचिया कोलाई में पाया जाता है। इस्चेरिचिया कोलाई के वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए इनको आपस में जोड़ना है। अब जोड़ने के पहले इनको क्या करना होगा, तोड़ना होगा, उसके बाद जोड़ करके नया डीएनए बनेगा। ठीक है, तो ये दो भिन्न भिन्न डीएनए हैं, इसको निकालेंगे परख नली में। परख नली में निकालने के बाद एंजाइम की सहायता से, कौन सा एंजाइम, REE रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इन दोनों डीएनए खंडों को क्या कराया जाएगा, काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, क्योंकि इस एंजाइम का काम ही क्या है कि डीएनए के खंडों को विशिष्ट स्थान से कट करना। अब ये एरो लगा है, एरो लगा है मतलब इस साइड को बोलेंगे रिकॉग्निशन साइट, मतलब पहचान स्थल। एंजाइम क्या करता है, ये REE डीएनए के विशिष्ट क्षार क्रम को पहचानता है और क्षार क्रम को पहचान के एक विशिष्ट स्थान से काटता है। ठीक है, और जिस स्थान से पहचानता है, जैसे इस स्थान से मान लो एक कट लगाएंगे, ठीक है, इस स्थान से कट लगेगा तो इस स्थान को बोला जाता है विशिष्ट रिकॉग्निशन क्षार क्रम या रिकॉग्निशन साइट। याद रखना इसका नाम, अभिज्ञान स्थल, रिकॉग्निशन साइट। ये इतना इतना कट लगा रहे हैं ना, यहाँ से कट लगेगा। और इसी प्रकार ये फॉरेन डीएनए में भी इसी टाइप का कुछ कट लगेगा। इसमें कैसे कट लगेगा, यहाँ से कट लगाएंगे, ये ठीक है, इस प्रकार का कट यहाँ से लगेगा। ये मेरी चौक दिख रही है आपको जाते हुए, ये कट यहाँ से लगेगा। तो ये जो दोनों स्थल हैं इनको बोले जाएगा पहचान स्थल। तो पहले REE क्या करता है, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए के पास पहुंच करके विशिष्ट डीएनए क्रम को पहचान करके एक स्थल बनाता है, जिसको पहचान स्थल, रिकॉग्निशन साइट या अभिज्ञान स्थल कहा जाता है। और दोनों डीएनए खंडों को ये क्या करता है, काट देता है, बांट देता है। आपको याद हो, अगर डीएनए की संरचना ऐसी देखी थी, डबल हेलिक्स मॉडल, जिसमें एक 3 प्राइम सिरा होता है, एक 5 प्राइम सिरा होता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड एक विशिष्ट क्रम में जमे होते हैं। ठीक है, एक तरफ G है तो दूसरी तरफ C है, एक तरफ A T। याद है प्यूरिन पिरिमिडिन, डीएनए के नाइट्रोजन क्षार थे, तो प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। अब ये प्यूरिन पिरिमिडिन में भी दो थे, एक में आएगा AG, एक में था CT। ठीक है, A और G आपस में नहीं जुड़ते हैं क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं। CT आपस में नहीं जुड़ते हैं क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए इनको और इनको जोड़ दिया। तो ये G और C काय के द्वारा जुड़े हुए हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और T और A जो है वो डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। ये सब आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो ये जैसे डीएनए का एक विशिष्ट छड़ है, ये चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ पूरी एक अलग है और वो अलग है। अभी पहले यहाँ देखते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स है, ये एक 5 प्राइम सिरा, एक 3 प्राइम सिरा है। ठीक है, ये 3 प्राइम सिरा, ये 5 प्राइम सिरा है। इसके अंदर ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थाइमिन से, एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन से, थाइमिन एडेनिन से और साइटोसिन ग्वानिन से ये जुड़े हुए हैं। अब एंजाइम ने क्या करा, एक विशिष्ट स्थान पर क्या करने का काम करा, काटने का काम करा। उस स्थान को पहचाना कि इस स्थान को काटना है, तो उस साइट का नाम दे दिया क्या, रिकॉग्निशन साइट, अभिज्ञान स्थल। ठीक है, काटने का काम करता है कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सबसे पहला ज्ञात रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जिसका नाम है HIND2। लिख दो बेटा ये नीचे, सबसे पहले ज्ञात रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम क्या है, HIND2। इसके अलावा एक और है EcoRI, इस्चेरिचिया कोलाई में पाया जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा BAM, एक का नाम क्या है, BAM HI। ये 3 प्रमुख कौन है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके अलावा HIND सेकंड के बाद थर्ड भी है, पर सबसे पहला ज्ञात कौन है, HIND सेकंड। इसको रोमन नंबर में लिखेंगे HIND सेकंड को। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्वेश्चन बनेगा क्या है, तो प्रतिबंधन एंजाइम एक विशेष प्रकार का एंजाइम है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका काम है वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए के विशिष्ट तल को, विशिष्ट स्थान को पहचानना और पहचान करके उसको क्या करना, कट करना। ठीक है, जो कट हो जाता है तो ये कटने के बाद ये वाला एंड जो है वो स्टिकी एंड कहलाता है, जो आगे जाकर के जुड़ेगा। ये कट होगा, यहाँ पे एंजाइम की सहायता से मैंने ये कट लगाया है, ये दिखाता अभी हाल। ठीक है, ये कट लगाया तो ये हिस्सा अलग है, इधर कट लगाया तो ये हिस्सा अलग है। अब जो कट लगा हुआ हिस्सा है, इसका ये वाला हिस्सा कहलाता है स्टिकी एंड, चिपचिपा तल, क्योंकि ये एंजाइम जो है क्रिया करता है तो विशिष्ट प्रकार के पदार्थ को स्रावित करता है, जिससे तल कैसा हो जाता है, चिपचिपा, स्टिकी हो जाता है। और ये स्टिकी सरफेस जो है, ये दोनों कटे हुए एंजाइम, आधे इसका
सॉरी डीएनए खंड आधा किसका, वेक्टर डीएनए का और आधा किसका, फॉरेन डीएनए का, दोनों का आधा आधा खंड मिलकर के यहां पर एक नया डीएनए बना लेता है जिसको रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। ठीक है, नया डीएनए बनाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है कौन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। मेरे को लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कहीं तक समझ में आ गया होगा। ये चित्र बनेगा और अच्छे से 8 लाइन लिखने का है केवल। ठीक है, ये हो गया आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब मैं आपको बताता हूं कि अगला टूल क्या है। अगले टूल का नाम है क्लोनिंग वाहक, क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, अभी हमने देखा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब जो साधन है, टूल्स हैं किसके, जेनेटिक इंजीनियर्स के, उसके टूल्स में दूसरा टूल आता है क्लोनिंग वाहक या क्लोनिंग वेक्टर। अब वाहक या वेक्टर किसे कहते हैं, वाहक वे पदार्थ जो किसी पदार्थ को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने में सहायता करते हैं, उनको वाहक बोलते हैं। एक सामान्य सेंस की बात करते हैं अपन, जैसे किसी के घर में कोई शादी का कार्यक्रम है या किसी लड़के के लिए लड़की या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं, तो जैसे मेरे को मेरी लड़की के लिए लड़का देखने जाना है तो मैं किसी घर में डायरेक्ट नहीं जाऊँगा, क्या करूँगा, किसी न किसी के माध्यम से जाऊँगा। तो जिसके माध्यम से जाऊँगा ना वो वाहक होगा। अगर मैं मान लो डायरेक्ट किसी के घर में घुस जाऊँगा और बोलूँगा कि इससे मेरी लड़के की या लड़की की शादी कराना है, तो वो जिसके घर में घुसेंगे वो क्या करेंगे, हमको निकाल के बाहर कर देंगे। तो ऐसे ही हमारे शरीर की कोशिका में गुण पाया जाता है कि इस कोशिका के अंदर कोई बाहरी पदार्थ, बाहरी डीएनए खंड अगर प्रवेश करता है तो ये क्या कर देती, कोशिका इस बाहरी डीएनए खंड को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। अब बाहरी डीएनए खंड को क्यों पहुंचाना है, क्योंकि जब इस कोशिका के डीएनए खंड और इस कोशिका के डीएनए खंड जुड़ेंगे तो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्निक है उसके अंदर टूल्स चल रहे हैं हमारे। तो एक REE हो गया जो काटने का काम कर दिया है। अब ये वाहक क्या करेगा कि ले जाने का काम करेगा, जोड़ने के पहले, मतलब बंधन बनेगा तो बंधन के पहले क्या करने का काम करना है, ले जाने का काम। तो ले जाने वाला कौन है, वाहक। तो ये याद रखना है कि प्रत्येक कोशिका में एक गुण पाया जाता है कि कोशिका में अगर कोई बाहरी पदार्थ प्रवेश करता है तो वो कोशिका क्या कर देती है, उस पदार्थ को, अनुवांशिक पदार्थ को नष्ट कर देती है। ठीक है, और अगर किसी भी जीन को या किसी भी डीएनए को उस कोशिका के अंदर प्रविष्ट कराना है तो प्रविष्ट कराने के लिए क्या होगा, उसको पहले किसी वाहक या वेक्टर की आवश्यकता होगी। उस वाहक या वेक्टर को ही क्या कहा जाएगा, क्लोनिंग वेक्टर। और जब क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ देंगे इस डीएनए को, ठीक है, तो आसानी से क्लोनिंग वेक्टर कहां पहुंच जाएगा, इस कोशिका के पास पहुंच जाएगा। तो बिना वाहक के दो कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ नहीं जुड़ सकते हैं। अब वाहक तो हो गए, पर वाहक में कुछ गुण भी होना चाहिए। क्या गुण होना चाहिए, क्लोनिंग वाहक में 4 गुण जरूरी है। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि इसमें द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए, स्वतः द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए कि इस वाहक को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो द्विगुणित हो जाए, पता नहीं चले कि इसमें बाहरी डीएनए कौन सा है और इसका खुद का डीएनए कौन सा है। फिर ये यहाँ करके जब अलग होगा तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, पहचान लेगा कि वाहक का डीएनए कौन सा है और बाहरी मतलब फॉरेन डीएनए कौन सा है और काट करके उसको अलग कर देगा। तो पहला गुण होना चाहिए द्विगुणन का। दूसरा गुण होना चाहिए वाहक में कि इसका अणुभार कम हो। कम अणुभार होगा कोई भी चीज, कोई भी हल्की होगी तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएगी, तो अणुभार कम होना चाहिए। दूसरा जो है, इन दोनों को जोड़ने के बाद इनका तीसरा विलगन और शुद्धिकरण क्या किया जा सके, आसानी से किया जा सके। मतलब ये क्लोनिंग वाहक इसके साथ जुड़ गया किससे, बाहरी डीएनए से। तो ऐसा नहीं हो कि यही जोड़ के रख ले कि नहीं तो इससे शादी मत करे, मेरे से ही कर ले। ठीक है, इसमें ये गुण भी होना चाहिए कि इसको क्या करना, विलगन, इससे अलग होने का भी गुण हो और इससे शुद्ध होने का भी गुण हो। ये गुण भी इसके अंदर होना चाहिए। पहला गुण द्विगुणन की क्षमता होनी चाहिए वाहक में। दूसरा गुण इसका अणुभार कम होना चाहिए ताकि आसानी से इधर से उधर ले जाया जा सके। तीसरा गुण इनका शुद्धिकरण और विलगन का गुण इनमें आसान होना चाहिए ताकि शुद्ध कर सकें, आसानी से अलग कर सकें। और आखिरी इसमें महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये इसको ले जाकर यहाँ पे इसकी बुराई कर दे कि ये तो बुरा वाला डीएनए है, काम का नहीं है। मतलब इसको यहाँ पर जाकर के इसकी कोशिका को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। वहाँ पर पोषक को क्या है, पोषक कोशिका में विनष्टीकरण की क्षमता नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वहाँ जाकर के उसको ही नष्ट कर दे, नुकसान पहुँचा दे। मतलब नुकसान पहुँचाने की क्षमता नहीं होना चाहिए। ये क्लोनिंग वाहक के गुण हैं। तो एक क्वेश्चन बनेगा अपना, क्लोनिंग वाहक क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। अभी जब मैंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ाया तो उसमें एक शब्द भूल गया था मैं, पॉलीएंड्रोम। पॉलीएंड्रोम, इस शब्द को याद रख लेना, पॉलीएंड्रोम को। पॉलीएंड्रोम का अर्थ क्या है,
जिस साइट पर REE नाइट्रोजन क्षार को पहचानता है उस क्षार को बोल दिया था रिकॉग्निशन साइट, और इस रिकॉग्निशन साइट को है ना इस प्रकार से कटा था। तो इस रिकॉग्निशन साइट पर एक विशेष प्रकार का डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए को पॉलीएंड्रोम डीएनए कहते हैं। अब पॉलीएंड्रोम डीएनए को समझने के पहले ये समझो कि पॉलीएंड्रोम क्या है। तो पॉलीएंड्रोम शब्दों का ऐसा समूह जिसको आगे या पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक समान उच्चारण हो, उसे क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रोम, MADAM। ठीक है, इधर से पढ़ो तो भी MADAM, इधर से पढ़ो तो भी MADAM। और बताऊं क्या? और है एक मलयालम, मलयालम दोनों तरफ से एक जैसा। और अपने सामान्य एक चुटकुला सुन लो, तेजू के पापा के जूते, आगे से पढ़ो तो वो भी वही, पीछे से पढ़ो तो भी तेजू के पापा के जूते। तो ये जो शब्दों का ऐसा समूह जिसको आगे और पीछे दोनों से तरफ से पढ़ने पर एक समान आए, तो ऐसे समूह को क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्रोम। अब पॉलीएंड्रोम शब्द समझ गए, अब हमको देखना पॉलीएंड्रोम डीएनए। तो ऐसा डीएनए जो इधर से पढ़ो तो भी वही क्रम आए और इधर से पढ़ो तो भी वही क्रम आए। देखो TTAAG, तो ATTAG। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं अपन GAATC। दोनों तरफ का क्रम कैसा है? इधर से पढ़ेंगे तो भी यही डीएनए क्रम आ रहा है और इधर से पढ़ने पर भी यही डीएनए क्रम आ रहा है। ध्यान रखना, 5 प्राइम सिरे से पढ़ा अपन ने GAATC, ऐसा उल्टा मत पढ़ लेना कि टी इधर से पहले तीसरे सिरे से फिर इधर से पढ़ लें तीसरे सिरे से, तो गड़बड़ हो जाएगा। 5 प्राइम सिरे से पढ़ रहे हैं तो GAATC, इधर भी 5 प्राइम से पढ़ लो तो GAATC। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीएंड्रोम डीएनए। तो जिस स्थान पर पहचानता है उस स्थान पर एक विशेष प्रकार का डीएनए पाया जाता है जिसको बोलते हैं पॉलीएंड्रोम डीएनए। वापस आ जाते हैं अपने क्लोनिंग वाहक में। तो ये अपना क्लोनिंग वाहक क्या है? तो प्रत्येक कोशिका में एक गुण पाया जाता है कि उसके अंदर कोई बाहरी आनुवांशिक पदार्थ या जीन प्रवेश करता है तो वो उसको क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। अगर उस आनुवांशिक पदार्थ को कोशिका के अंदर प्रविष्ट कराना है तो एक विशेष प्रकार के वेक्टर या वाहक की आवश्यकता पड़ेगी। उस वेक्टर या वाहक को क्या बोलेंगे? क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग वाहक कहा जाएगा, जिसकी सहायता से ये बाहरी डीएनए या फॉरेन डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ जो है ऐच्छिक डीएनए खंड के साथ क्या कर सकते हैं? जोड़ा जा सके। अभी गुण भी बता दिए, अब वापस रिपीट नहीं करता हूं। अब कुछ क्लोनिंग वाहक कौन कौन से हैं? तो 4-5 क्लोनिंग वाहक यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहला क्लोनिंग वाहक का नाम है, अच्छा मैंने ये लिखा इसलिए है कि मैं लास्ट में साइड में जाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आपको ऐसा कैसे इसको लिखना है जो मैं सुना रहा हूँ, ठीक है, नोट कर लेना ऐसा कैसे। मैं इस बार सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर नहीं दूं, आप खुद ही लिखें मन से। प्लाज्मिड एक क्लोनिंग वाहक में से एक है जिसका नाम क्या है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक जीवाणु की कोशिका में पाए जाने वाला अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है। पहले बता चुका हूं प्लाज्मिड है क्या। तो जीवाणु की कोशिका में पाए जाने वाला अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है। मुख्य आनुवांशिक पदार्थ तो कौन है? डीएनए। इस डीएनए से भी छोटा आनुवांशिक पदार्थ है कौन? प्लाज्मिड। डीएनए से छोटा होता है, इसका अणुभार कम होता है। और इसको आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कौन सा गुण है? स्वतः द्विगुणन की क्षमता या स्वतः द्विगुणन का इसके अंदर गुण है। इस कारण इसे क्या कहा गया? आनुवांशिक पदार्थ कहा गया। 2 उदाहरण दे रखे हैं, एक तो PBR और PUC। ये दोनों इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीव में, जंतु में पाए जाने वाला क्या है? प्लाज्मिड है। ठीक है, PBR 322 और PUC, ये दोनों इस्चेरिचिया कोलाई मतलब जीव जंतु के अंदर पाए जाने वाला प्लाज्मिड। ऐसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस एक पादप जीवाणु है। इस पादप जीवाणु के अंदर TI प्लाज्मिड पाया जाता है। कौन सा प्लाज्मिड? TI प्लाज्मिड। ऑब्जेक्टिव में नोट कर लो TI प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त होता है। तो TI प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंस नामक पादप जीवाणु से प्राप्त होता है। इस्चेरिचिया कोलाई में कौन से प्लाज्मिड पाए जाते हैं? तो इस्चेरिचिया कोलाई में PBR 322 और PUC। सबसे ज्यादा इस्चेरिचिया कोलाई बार बार आएगा क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्लाज्मिड है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और वो प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त हो रहा है? ई कोलाई नामक जीवाणु से। तो इस जीवाणु से प्राप्त हुआ, ये जंतु जीवाणु है और ये पादप जीवाणु। तो ये हुआ है एक हमारा क्लोनिंग वाहक जिसका नाम है क्या? प्लाज्मिड, अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, जो कि डीएनए से छोटा होता है, अणुभार कम होता है, स्वतः द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। 2 उदाहरण बता दिए, जंतु के जीवाणु
में पाए जाने वाले 2 प्लाज्मिड ये हो गए, और पादप की जीवाणु में पाए जाने वाले प्लाज्मिड का नाम ये हो गया। अब आता है वाहक विषाणु। अब विषाणु, आप सोचोगे विषाणु है क्या करेगा ये, तो ठीक है रोग उत्पन्न करेगा, पर कुछ विषाणु ऐसे होते हैं, ऐसे मतलब कैसे, लाइसोजेनिक प्रकृति के। ऑब्जेक्टिव में ये भी लिख लेना कि लाइसोजेनिक प्रकृति के विषाणु किस प्रकार के होते हैं। तो लाइसोजेनिक प्रकृति के मतलब कुछ विषाणु ऐसे होते हैं कि ये पोषक की कोशिका में, ये पोषक है, होस्ट सेल में पहुंच करके उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि क्या करते हैं कि ये जो बाहरी डीएनए को साथ में लाएं उसको इसके साथ जोड़ने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, मतलब इनका जोड़ा बनाने में मदद करने का काम करते हैं। ऐसे वाहक को क्या बोलते हैं, ऐसे वाहक को क्या बोलते हैं, विषाणु वाहक या वेक्टर वायरस कहा जाता है। तो वेक्टर वायरस किसे कहते हैं, कुछ विषाणु प्रकृति में ऐसे पाए जाते हैं जो लाइसोजेनिक प्रकृति के होते हैं। लाइसोजेनिक प्रकृति के मतलब कि नुकसान ना पहुंचाने वाले, जो कि हानिकारक नहीं होते हैं। वो किसी भी जीव के या पोषक की कोशिका में प्रवेश करके वाहक के बाहरी डीएनए को इस पोषक के डीएनए के साथ जोड़ने में मदद करते हैं। जैसे 2-3 एग्जाम्पल याद रख लेना, एक तो हर्पीज वायरस और एडिनो वायरस का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। ठीक है, इसमें 2-3 वाहक विषाणु याद रखना, एक तो SV40 विषाणु जो कि किससे प्राप्त हुआ है, चूहे से। हाँ, एक SV40 से याद आया मेरे को कि जो हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था, तो बर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कहा गया था, और उस बर्ग ने सबसे पहला यही SV40 वायरस से ही, इस SV40 वायरस की ही खोज करी थी, जिसके अंदर सबसे पहला वायरस खोया था, जो कि जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का जीन था जिसका नाम था लेम्बड़ा फेज जीन, लेम्बड़ा फेज। ठीक है, विशेष प्रकार का जीन खोजा था इसी से। ठीक है, SV40 वायरस से कौन सा जीन निकला था जिसमें से लेम्बड़ा फेज नामक जीन प्राप्त हुआ था, सबसे पहला खोजा था ये। ठीक है, कॉलीफ्लावर मोजेक, ये कॉलीफ्लावर मोजेक जो वायरस है वो कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। फिर जीवाणु भोजी विषाणु कहाँ पाया जाता है, जीवाणु के अंदर पाए जाने वाला वायरस है। तो ये 3 वायरस हैं, SV40 वायरस, कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस, जीवाणु भोजी विषाणु। ठीक है, तो ये तीनों वायरस जो है अलग अलग जीवों से प्राप्त हो रहे हैं। ये चूहे से प्राप्त हुआ है, तंबाकू से, जीवाणु से। तो ये हुआ हमारा वाहक विषाणु। फिर अगला आता है कॉस्मिड और फेजमिड। कॉस्मिड और फेजमिड है क्या, तो कॉस्मिड जो है एक विशेष प्रकार का छोटे आकार का क्लोनिंग वेक्टर है, मतलब क्लोनिंग वाहक है, विशेष प्रकार का क्लोनिंग वाहक है। इसका ये करता क्या है, इसको REE रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अगर काट दिया जाए, किसको, कॉस्मिड को, तो काटे जाने पर ये सिंगल हेलिक्स के 4 क्रम उत्पन्न कर देता है, मतलब ये डबल हेलिक्स था, अगर इसको काट दिया जाए तो ये कैसा हो जाता है, सिंगल हेलिक्स वाला DNA में परिवर्तित हो जाता है। कौन, कॉस्मिड। तो कॉस्मिड क्या है, तो कॉस्मिड एक विशेष प्रकार का छोटे आकार का क्लोनिंग वेक्टर है। ठीक है, जिसे REE से काट दिया जाए तो एक सिंगल हेलिक्स वाला 4 क्रम उत्पन्न करता है। ठीक है, फेजमिड क्या है, फेजमिड एक संयुक्त वाहक है। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, किस किस के जोड़ से बना हुआ है, एक तो प्लाज्मिड और एक बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज दोनों मिलकर के एक विशेष प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर का निर्माण करते हैं। उस क्लोनिंग वेक्टर को क्या बोलते हैं, फेजमिड। तो ये कॉस्मिड, फेजमिड, ये सब क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है वाहक के। पहला प्लाज्मिड हो गया, फिर वाहक विषाणु हो गया, कॉस्मिड और फेजमिड हो गया। अगला था कृत्रिम गुणसूत्र, आर्टिफिशियल गुणसूत्र। अब ये आर्टिफिशियल गुणसूत्र जो होता है मुख्य रूप से मैमल्स ही है, या स्तनधारी के गुणसूत्र के टीलोमियर्स वाले भाग में, टीलोमियर मतलब जहां पर कोडॉन नहीं हो, नॉन कोडिंग भाग में स्थित होता है, उसके द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, कौन से, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक में भी कौन से है, अंदर मेमल्स। मेमल्स के जो गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र का जो टीलोमियर एंड है, जिसमें नॉन कोडिंग भाग मतलब जिसमें कोडॉन नहीं पाए जाते, उस भाग से निर्मित होता है कौन, कृत्रिम या आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम AC। अगर ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बैक्टीरिया से प्राप्त होता है तो इसको बोलते हैं BAC। अगर ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यीस्ट से प्राप्त होता है तो YAC लिखा है यहाँ पर, और अगर ये मेमल्स से प्राप्त हो रहा है स्तनी की कोशिका से तो उसको MAC कहा जाएगा। तो ये हुआ है हमारा आज के इस वीडियो में सेकंड पार्ट में, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक क्लोनिंग वाहक। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस है एग्जाम में आने के। थैंक यू बेटा।